नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से नया क्लास चलने जा रहा है और यह जो क्लास चलने जा रहा है आप लोग का, यह आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 उसको टारगेट करते हुए यह क्लास चल रही है। आज यह पहली क्लास है और मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ था। मैं दो से तीन दिन तक मैं इसका वीडियो बनाया हूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रति जो भी लोग गंभीर है वह लोग लग जाए, क्लास कभी भी ओपनिंग हो सकती है। तो आज यह पहला क्लास है। देखिए मित्रों, इसके पहले मैं सिलेबस भी बता दिया हूं। मैंने सिलेबस बता दिया है, बीपीएससी पीजीटी का भी सिलेबस हमने आपको बताया है, आज ही बता दिया है पूरा बीपीएससी पीजीटी का फुल सिलेबस। ठीक है, हालांकि आयोग ने एनसीईआरटी बेस कहा था, लेकिन मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया है कि सिलेबस यही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो बीपीएससी पीजीटी का मैंने सिलेबस बताया, उसके बाद मैंने डीएसएसबी पीजीटी का भी सिलेबस बताया हुआ है। और यह मैं क्यों बीपीएससी और डीएसएसबी को दोनों कंबाइन करके कह रहा हूं, क्योंकि डीएसएसबी का जो सिलेबस है वही बीपीएससी का सिलेबस है और जो बीपीएससी का सिलेबस है वही डीएसएसबी का सिलेबस है। दोनों एनसीईआरटी बेस हैं। ठीक है, अभी तो एनबीएस और केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है। अगर एनबीएस केवीएस की वैकेंसी आती तो मैं यहाँ पर एनबीएस और केवीएस को भी मैं कहता है वह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। और डीएसएसबी ने तो भाई डीएसएसबी ने तो अपना सिलेबस निकाला हुआ है, इसका तो पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, वही एनसीईआरटी के चैप्टर्स वह सिलेबस में है। ठीक है, और बीपीएससी ने तो पहले ही कहा था कि हम एनसीईआरटी बेस लेंगे, तो वही एनसीईआरटी है कुल मिलाकर। और आप लोग डीएसएसबी की वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग आवेदन देना चाहें तो आवेदन दे सकते हैं। जो लोग फीमेल हैं उनका 0 रुपया लग रहा है, आवेदन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बाकी लोग जो है उनका 100 चार्ज है। ठीक है, आप लोग आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और यह पहली क्लास है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का और बड़े ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए यह कोर्स लेना चाहते हैं, इसकी फीस 1499 रुपया है। मित्रों, अभी कोई वैकेंसी यूपी में नहीं आई है अभी, लेकिन आने वाली है। यूपी में जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। एलटी ग्रेड की भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जीआईसी पीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है और एलटी ग्रेड की भी बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अगर जीआईसी पीजीटी का या एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, तब इसी फीस में, वही मैं कह रहा हूं, सिर्फ 1499 रुपए की फीस में मैं बाकी जो भी क्रमागत भर्तियां रहेंगी सबकी तैयारी कराऊंगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से। झारखंड टीजीटी की अगर वैकेंसी निकल गई तो झारखंड टीजीटी की भी तैयारी मैं कराऊंगा इसी फीस में। जीआईसी पीजीटी का भी कराऊंगा, एलटी ग्रेड का भी कराऊंगा। हमारा टारगेट है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टारगेट है कि 2024 के अंदर जहां जहां टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलती है उस सबकी तैयारी कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने डीएसएसबी और बीपीएससी है। ठीक है, इसको फोकस करते हैं, अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। और जो लोग यह कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ 1499 रुपए का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा मित्र। इसमें आपको 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा मैं। 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, उसका लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा आपको। साथ ही साथ लेक्चर्स एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 की पूरी एनसीईआरटी क्लास 11 की, उसकी पीपीटी बनाकर दे रहा हूं। देख लीजिए कितना मेहनत लगता है इस पीपीटी को बनाने में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं अगर चाहता तो मैं बस वैसे ही लिखा हुआ नोट्स में दे देता, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि माइंड मैपिंग के थ्रू किस तरह से आपको कोई चीजें कितनी बढ़िया तरीके से याद हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और कक्षा 11 और 12 की हर चैप्टर का मैं पूरा नोट्स दूंगा आप लोग को, पीपीटी भी दूंगा, उसकी टेस्ट सीरीज भी दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू भी कराऊंगा आप लोग का, टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, और पूरा बढ़िया बेजोड़ तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए। और यह फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, 1499 रुपए में आप लोग को बीपीएससी और डीएसएसबी दोनों को टारगेट करते हुए मैं तैयारी कराऊंगा। और मैं फिर बोल दूं कि बहुत जल्द निकलने वाली है वैकेंसी यूपी में अगर जीआईसी पीजीटी निकल गया और एलटी ग्रेड निकल गया, मैं इसी फीस में आपकी वह भी तैयारी कराऊंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं।
तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। मैंने पुस्तक दिखाया हुआ है आप लोग को, कक्षा 11 का पुस्तक दिखाया हुआ है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। यह बुक का नाम है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, पुस्तक का नाम है। और उसी पुस्तक में यह चैप्टर है आपका तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखिए चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। लेकिन यह चैप्टर किसके बारे में बता रहा है? यह चैप्टर रोमन साम्राज्य के बारे में बता रहा है। रोमन साम्राज्य की कहानी है इस चैप्टर में। रोमन साम्राज्य कोई ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं था, ठीक है, कोई ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं था। मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल पर फैला हुआ, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना। यह तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। एशिया में था, ठीक है, एशिया में था, अफ्रीका में था, और यूरोप का अधिकांश हिस्सा इस साम्राज्य के जद में आ जाता था। इतना बड़ा साम्राज्य था। देखिए इतिहास से हमें सीखना चाहिए मित्र, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकारी राजा हो या अहंकारी कोई साम्राज्य हो, उसका पतन हो ही जाता है। यह इतना बड़ा साम्राज्य जो तीन महाद्वीपों में फैला था, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, आज वेटिकन सिटी में कुछ किलोमीटर में सिमट कर रहा गया है अगर देखा जाए तो। क्योंकि वहां पर मतलब कि रोमन एम्पायर वहां था, ठीक है। तो आज वेटिकन सिटी में कुछ हिस्सों में, कुछ किलोमीटर में ही सिमट कर रहा गया है वह साम्राज्य जो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में इतने बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। मतलब उसका जो धरोहर है बस वेटिकन सिटी में सिमट कर रह गया है। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो अहंकार किया, जो अपने साम्राज्य को फैलाया था, जिसने बड़ा विध्वंस किया, मंगोल। आज देखिए ना, मंगोल शासक था ना चंगेज खां, उसने कहां कहां तक उपद्रव मचाया हुआ था। इराक में, ईरान में, सीरिया में, पश्चिमी भारत के हिस्सों में, पूरा चीन कब्जा किया हुआ था चंगेज खां। बहुत भीषण रक्तपात मचाया था चंगेज खां। और चंगेज खां जिस क्षेत्र का था, मंगोलिया का था। आज मंगोलिया का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। वह आताताई अरब लोगों का क्या राजनीतिक हैसियत है? ईरान का था नादिर शाह, ईरान का था अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, जो इतने बड़े बड़े लड़ाके थे, उनकी उस देश की मिट्टी का क्या हाल है? तो मैं यही समझाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि जिसने अहंकार किया, आताताई जो लोग थे, उनकी भूमि आज दरिद्र है और प्रासंगिक बनकर रह गई है। तो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की कहानी आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही मैं कहता हूं कि रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था यह साम्राज्य, यह कहां कहां तक था। देखिए यह रोमन साम्राज्य का यह मैप, यह मैं आप लोग के सामने लाया हूं, ठीक है। यह मैप आप लोग के सामने लाया हूं रोमन साम्राज्य का। जो रेड कलर का हिस्सा है यह साम्राज्य को दिखाता है। देखिए आज का अधिकांश यूरोप रोमन साम्राज्य में क्या था? आज का अधिकांश यूरोप, मतलब यूरोप का 90% भाग रोमन साम्राज्य में था, आज का अधिकांश यूरोप। और साथ ही साथ पश्चिमी एशिया, मतलब एशिया का पश्चिमी भाग, सीरिया, तुर्की, ये सभी रोमन साम्राज्य के अंग थे। पश्चिमी एशिया और साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। मतलब तीन महाद्वीपों में इनके प्रकार इस साम्राज्य की जड़ें मजबूत थी, ठीक है। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, एशिया, अफ्रीका, एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप। ये मत भूलिएगा, सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ से। तीन महाद्वीपों में था, और पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में और अधिकांश यूरोप में, ठीक है। अब ये देखिए, कोई भी इतिहास होता है ना, उसकी जानकारी के स्रोत होते हैं, उसकी जानकारी को इकट्ठा करने के कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं ना। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या थे? रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या थे? टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, समय मत गंवाएं और कोर्स ज्वाइन कर लें। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोर्स ज्वाइन करा दूंगा। और सारी पीपीटी, सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलती रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स भी हमारा तैयार है। रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। अब देखिए, रोमन साम्राज्य के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसके स्रोत क्या है? जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में, भारत में मौर्य साम्राज्य जो था उसकी जानकारी के स्रोत क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अशोक के अभिलेख हैं, विदेशियों के विवरण हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं।
समझते हैं ना। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है? तो देखिए रोमन साम्राज्य की जानकारी के 3 स्रोत मैं आप लोग के सामने लाता हूं। पहला है पाठ्य सामग्री, दूसरा है पाइपराइस और तीसरा है भौतिक अवशेष। ठीक है, अब देखिए पाठ्य सामग्री क्या है, तो आप कलर बदल लेते हैं। देखिए यह पहली क्लास है, कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पाठ्य सामग्री, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, पहला स्रोत है पाठ्य सामग्री, मतलब जो कुछ लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए पाठ्य सामग्री में वर्ष वृत्तांत, यह देखिए रोमन साम्राज्य में यह बहुत ही अच्छी पद्धति थी, वर्ष वृत्तांत था। वर्ष मुझे लिखना नहीं आ रहा है इस पर, देखिए वर्ष वृत्तांत। ठीक है, वर्ष वृत्तांत। देखिए रोमन एम्पायर में क्या होता था, कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे साम्राज्य में, तो वह क्या करते थे जानते हैं, वह एक वर्ष में जो भी कुछ राज्य में घटित होता था, जो भी कुछ राजा के द्वारा घटित होता था, जो भी कुछ महत्वपूर्ण था, जैसे मान लीजिए आज वर्ष का अंत होने वाला है, बिल्कुल अंत होने वाला है, पता ही है। तो आज वर्ष का अंत होने वाला है, तो एक वर्ष के भीतर जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो वहां पर जो समकालीन व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े विद्वान थे, वह उस इतिहास का ब्यौरा लिखते थे, जो हर साल लिखा जाता था। तो वर्ष वृत्तांत उपलब्ध है, इसीलिए इस वर्ष वृत्तांत से ही रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, दूसरा है पेपराइस। पेपराइस के बारे में बता दो, यह क्या है, यह नील नदी है, दिख रहा है ना, यह नील नदी बह रही है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जानते हैं कि नहीं? नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, आगे मैं जिक्र कर दूंगा, लिख दूंगा एक जगह। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, तो नील नदी के किनारे एक पौधा उगता है, पाइपराइस। नील नदी के किनारे एक पौधा उगता है, पाइपराइस। तो यह नील नदी के किनारे उगने वाला पौधा है पाइपराइस, और इससे क्या तैयार होती है, लेखनी तैयार होती है, लिखने वाली लेखनी। ठीक है, जिसे लिखा जाता है, तो लेखनी तैयार होती है। साथ ही साथ यह सरकंडे जैसा पौधा होता है पेपराइस, ध्यान रखिएगा। सरकंडा देखे है ना, तो सरकंडे जैसा पौधा होता है पेपराइस, जिससे लेखनी तैयार की जाती है, मतलब कलम बनाया जाता है। आज भी ग्रामीण परिवेश में सरकंडे के पौधे से कलम बनाया जाता है, शायद अब नहीं बनाया जाता होगा, लेकिन पहले बनाया जाता था। ठीक है, लोग लिखते थे, राइटिंग सही बनती थी। आप पूछिएगा, सरकंडे के पौधे से लेखनी तैयार होती थी, मतलब कलम तैयार होती थी। तो पेपराइज वह जो पौधा है वह नील नदी के किनारे उगता था, जिससे लेखनी तैयार की जाती थी। तो यह भी क्या है, ये जानकारी का स्रोत है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो आपका जानकारी का स्रोत है वह है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या होता है, भौतिक अवशेष में जो कुछ दिखाई दे रहा है, इमारतें, सिक्के, आभूषण, औजार, ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक अवशेष है। तो भौतिक अवशेष में इमारत, बर्तन या सिक्के, ये जो क्या है, ये सब भौतिक अवशेष है। तो यह भी रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा समझा दे रहा हूँ क्या, इतना ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, आप समझ ही रहे होंगे। ये देखिए यही है, यह रोमन साम्राज्य का सिक्का है। ठीक है, रोमन सम्राट आगस्टस की मूर्ति लगी हुई है, इस पर चित्र लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यही आपका नील नदी है, जिसके किनारे पेपराइस नाम का पौधा उगता था, जो सरकंडे जैसा था, उसे लिखनी तैयार होती थी। मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, उसका आरंभिक चरण क्या था, यह आप लोग देख सकते हैं। यह रोमन सम्राट आगस्टस की विशालकाय प्रतिमा, ठीक है, जो रोम के म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, यह रोमन सम्राट आगस्टस की विशालकाय प्रतिमा है। तो इन्होंने ही, ये रोमन सम्राट आगस्टस जो है ना, इन्होंने ही सबसे पहले रोमन साम्राज्य की स्थापना किया था। इनके पहले रोमन सम्राट अगस्टस से पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। पहली बार राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना किसने किया था, रोमन सम्राट अगस्टस ने। कैसे हुआ मैं बताता हूं आप लोग को। साम्राज्य में 509 बीसी से लेकर 27 बीसी, बीसी मतलब क्या, ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ईसा पूर्व की बात की जा रही है, आप जानते हैं। तो 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक, मतलब उस समय हमारे वहां महाजनपद काल चल रहा था, बुद्ध और महावीर का काल चल रहा था। उस समय की बात है मित्र, कि साम्राज्य में 509 बीसी से 27 बीसी तक गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। अब देखिए रोमन साम्राज्य में कब से कब तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही है,
ध्यान देख दीजिए, लगभग 500 वर्षों तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था रोमन साम्राज्य में रही है, मतलब रोम में रही है, ऐसा मान सकते हैं। जहां पर भी रोमन साम्राज्य था वहां पर 509 से 27 BC तक क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लगभग 500 वर्षों तक। ठीक है। सबसे पहले प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 BC में गणतंत्र व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया, गणतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अच्छा, ये गणतंत्र व्यवस्था कैसे थी, मतलब कुछ लोगों को, कुछ अभिजात लोगों की टीम होती थी जो मिलकर राज करती थी। ठीक है, मतलब उसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही मानेंगे। वहां चुनाव होता था, मतलब कुछ ना कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था जैसा था, राजा जैसा व्यवस्था नहीं था, समझ सकते हैं आप लोग। तो प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 BC में, 27 BC में मतलब 27 ईसा पूर्व में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सम्राट बन गया। इसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता है। अब देखिए यहां कई चीजें हैं। अब देखिए, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 27 BC में गणतंत्र व्यवस्था का तख्ता पलट किया और वह क्या बन गए, शासक बन गए, स्वयं शासक बन गए। कब, 27 BC में। अब जब यह शासक बने तो इनके राज्य को क्या कहा गया, प्रिंसिपेट कहा गया। प्रिंसिपेट का मतलब राजतंत्र से समझिए। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो राजतंत्र आया नहीं था, वो लोग जानते भी नहीं थे राजतंत्र क्या होता है। तो इनके राज्य को क्या नाम दिया गया, इनके शासन पद्धति को क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपेट कहा गया, प्रिंसिपेट। और उसके पहले क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही था। ठीक है। हालांकि सम्राट ऑगस्टस स्वयं को नागरिक कहते थे, यह दिखावा करते थे। नागरिक मतलब क्या, जो जो मतलब आम नागरिक की तरह हो। ठीक है, जो गणतंत्र का हिस्सा हो। तो एक तरह से दिखावा के लिए यह स्वयं को क्या कहते थे, नागरिक ही मानते थे, जबकि यह क्या थे, सम्राट थे। ठीक है, यह सम्राट ऑगस्टस की मूर्ति लगी है। अब देखिए यह फैक्ट ध्यान में रखिएगा, 509 से 27 BC तक क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 27 BC में ऑगस्टस ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को तख्ता पलट किया था और उनके राज्य को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपेट कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के 3 अंग। कहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, रोमन साम्राज्य पढ़ा रहा हूं ना। तो रोमन साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के 3 अंग क्या थे, मतलब रोमन साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन के 3 स्तंभ कौन थे। तो प्रशासन के 3 स्तंभ कौन थे, पहला स्तंभ तो कौन था, सम्राट, सम्राट स्वयं थे। ठीक है। दूसरा प्रशासनिक स्तंभ था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग, जो अच्छे खासे परिवार से आते थे और उनका दबदबा होता था समाज में, उनका प्रभुत्व होता था समाज में। यह कुलीन वर्ग होते थे, अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग। तो ये भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंग थे। ठीक है। और तीसरा क्या होता था, तीसरा जो होती थी, सेना होती थी। प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग सेना होती थी। अच्छा, जो यहाँ की सेना थी ना, यह सेनाओं में यह होता था, सेना जो लोग होते थे यह आपस में कभी कभी लड़ जाते थे। तो सेनाओं में, सेना लोगों के बीच गृह युद्ध जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आगे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, आगे बताऊंगा। तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यह प्रशासनिक व्यवस्था के 3 अंग थे। अभी जितना बताया जा रहा है बस उतना समझेगा। तीसरी शताब्दी का संकट, ये तीसरी शताब्दी का संकट क्या है यार, देखिए तीसरी शताब्दी का संकट, यह आपको बता दो। तीसरी शताब्दी का संकट मतलब कि रोमन साम्राज्य में जब 200 200 एडी के बाद का जो काल था, जब तीसरी सदी चली, तो रोमन साम्राज्य में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। यह संक्रमण काल था, यह कठिनाई वाला काल था रोमन साम्राज्य के लिए, क्योंकि उसी समय ईरान के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसी समय जर्मनी मूल की जनजातियों ने भी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके उसके भाग पर अधिकार कर लिया। पता है, वह इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसके बावजूद भी जर्मनी मूल की जनजातियां रोमन साम्राज्य पर हावी हो गई और उसके बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और यह साम्राज्य को तीसरी शताब्दी का संकट इसलिए कहेंगे, अब आप समझ सकते हैं, केवल 47 वर्षों में 25 शासकों का तख्ता पलट हुआ था। 47 वर्षों में 25 शासकों का तख्ता पलट हो रहा है। इसे क्या अंदाजा लगाएंगे भाई। कहीं किसी जगह, किसी भी साम्राज्य में, किसी भी राजवंश में जब ज्यादा शासकों का तख्ता पलट हो रहा है, हर साल 2 साल, कभी कभी तो एक साल में 2
शासकों का तख्ता पलट हो रहा है, तो उससे अंदाजा लग गया यह संकट का काल था। ठीक है, तो 47 वर्षों में 25 शासकों का तख्ता पलट हुआ था। आइए इधर देखते हैं। देखिए, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रथम और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि एवं आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। तो जो पहली और दूसरी सदी थी वह शांति की प्रतीक थी, आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। ठीक है, प्रथम और दूसरी सदी जो थी वो शांति, समृद्धि एवं आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। लेकिन तीसरी शताब्दी में कुछ अलग घटना घटी। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा, और तनाव का कारण 3 कारण बता रहा हूं। पहला तो यह है कि रोमन साम्राज्य पर ईरान के शसानी राजवंश ने आक्रमण किया। ईरान का वह कौन सा राजवंश था? उसका नाम क्या था? शासानी राजवंश, शोसानी राजवंश। उसने क्या किया? उसने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, बार बार आक्रमण करके रोमन साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। ठीक है, तो ईरान के ससानी राजवंश ने भी बार बार आक्रमण किया रोमन साम्राज्य पर, जिससे रोमन साम्राज्य को क्षति पहुंची थी। और इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों ने भी रोमन साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर जर्मन मूल की जनजातियां रहती थी, छोटी जनजातियां रहती थी, तो जर्मन मूल की जनजातियों ने भी रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है ना, जब व्यक्ति का स्थिति खराब होता है तो छोटे छोटे लोग भी हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो ईरान के ससानी राजवंश ने भी आक्रमण किया और जर्मनी मूल की जनजातियों ने भी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके विभिन्न प्रांतों पर कब्जा किया। ये जर्मनी मूल की जो जनजातियां थी, ये कौन कौन सी जनजातियां थी? फ्रेंक, एन्नमनाई और गोथ। फ्रेंक, एन्नमलाई और गोथ, ये 3 जनजातियां थी जो अटैक की थी किस पर? रोमन साम्राज्य पर। और इतना ज्यादा परेशानी का काल था यह तीसरी शताब्दी की। तीसरी शताब्दी को संकट इसलिए भी कहते हैं कि 47 वर्षों में 25 सम्राटों का तख्ता पलट हुआ था। मतलब 47 वर्षों में रोमन साम्राज्य में कुल 25 शासक आए और गए। गद्दी पर 25 शासक बैठे और उतरे। ठीक है, इसीलिए इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि एनसीईआरटी में फैक्ट नहीं है। देखिए कितना फैक्ट है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज है इसमें। क्लास कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, और यह पहली क्लास है, और जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी लोग ज्वाइन करेंगे ग्रुप में पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।